वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए टेस्ट नंबर 535 और फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। मॉडर्न हिस्ट्री है, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां पर रुके थे। देखिए, मॉर्निंग में 11 बजे यूपीएसआई के लिए मैथ की क्लास चली थी, तो डेली कंटिन्यू रहेगी वो। आप 11 बजे लाइव आकर जो है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो यूपीएसआई के लिए। तो अभी मैथ्स चल रहा है, अभी फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा का सारा जीएस जो है, फिर हिंदी, सब कुछ वहाँ पर कवर करा दिया जाएगा, तो उसको फॉलो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेट है आज 27 अगस्त 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। गृह खर्च, होम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश सम्मिलित था और इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिए गए सार्वजनिक ऋण भी आते थे गृह खर्च के अंतर्गत। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिए गए इसमें सार्वजनिक ऋण भी आते थे, सी है इसका आंसर। तो देखिए, एक और दो दोनों सही हैं। गृह खर्च उस खर्च के रूप में था जो भारत सचिव और उससे संबद्ध खर्च के रूप में किया जाता था। इस खर्च में ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विदेश से लिए गए सार्वजनिक ऋण, इसके अतिरिक्त वे सभी खर्चे इसमें शामिल थे जो अंग्रेजी पदाधिकारियों को पेंशन तथा अवकाश के लिए मिलते थे। भारत राज्य सचिव तथा भारत सरकार इंग्लैंड में करोड़ों रुपए का माल सैनिक, असैनिक और समुद्री विभाग के लिए अंग्रेजी मंडियों से खरीदते थे, वह भी गृह खर्च में सम्मिलित किया जाता था। भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कारण रहे होंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारतीय राजा हस्तशिल्प को संरक्षण देते थे, प्रायः उत्तम शिल्पियों को वेतन देकर अपने यहाँ काम करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, सिर्फ ब्रिटिश माल को ही संरक्षण प्रदान किया। रेल मार्गों के विकास से भी भारतीय शिल्प को गहरा धक्का लगा। विदेशी मशीनी माल का मुकाबला करने में भारतीय उद्योग असमर्थ थे। बिल्कुल, देखिए, विदेशी मशीनों के मुकाबले में जो भारतीय उद्योग है वो असमर्थ हो गया। उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं कर पाते थे वो, और उतनी बारीक सफाई भी नहीं आ पाती थी। रेल मार्गों का जैसे विकास हुआ, अंग्रेज़ों ने अपने विदेशी माल को पूरे भारत में फैलाना शुरू कर दिया, तो इससे भारतीय शिल्प को धक्का लगा। बिल्कुल करेक्ट है तीसरा, दूसरा वाला स्टेटमेंट। तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। भारतीय राजाओं ने तो हस्तशिल्प को संरक्षण दिया, लेकिन अंग्रेज़ों ने नहीं दिया, उन्होंने विदेशी माल को ही संरक्षण दिया। सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए, उपरोक्त सारे के सारे सही हैं। डॉक्टर D.R. गाडगिल ने भारतीय हस्तशिल्प के ह्रास के 3 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला कारण है राजाओं द्वारा शिल्पियों को संरक्षण दिया जाना तथा अंग्रेज़ों द्वारा सिर्फ ब्रिटिश माल को ही संरक्षण प्रदान किया जाना। देखिए, विदेशी प्रशासन की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय लोगों ने विदेशी रहन सहन को अपनाना प्रारंभ कर दिया था, ये भी एक कारण था। रेलवे के विकास ने ब्रिटिश माल को पूरे भारत में तेज़ी से फैलाने में मदद की, जिससे भारतीय हस्तशिल्प को गहरा धक्का लगा। इसके अतिरिक्त मशीनी माल का मुकाबला करने में भारतीय उद्योग असमर्थ था। तो ये प्रश्न कुछ भी स्टेटमेंट फेरबदल करके पूछा जा सकता है, जैसे रेल मार्गों के विकास ने भारतीय हस्तशिल्प को योगदान दिया, ऐसे भी तो गलत हो जाएगा ना वो स्टेटमेंट तो, क्योंकि रेल मार्ग तो उस समय क्या कर रहा था, विदेशी माल को पूरे भारत में फैलाने का कार्य कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया स्पिंसर्स एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी। बाल गंगाधर तिलक, सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी। तो कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक ये जो शब्द है ना कुटीर, अधिकतर इससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर गांधी जी ही निकलता है। लिनलिथगो आयोग के संदर्भ में कौन सा सही है। देखिए, लिनलिथगो आयोग ने भारत में कृषि स्थिति सुधार की अनुशंसा की। परिणाम स्वरूप हुआ क्या, 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हो गई। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर।
तुलनित्र आयोग ने भारत में कृषि स्थिति सुधार की अनुशंसा की, जिसके परिणाम स्वरूप 1929 में 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना हुई, एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। आधुनिक उद्योगों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, महादेव गोविंद रानडे भारत के औद्योगिकरण के पहले उद्घोषक थे। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक की हैसियत से उद्योगों की स्थापना में लोगों की सहायता की थी। आधुनिक उद्योगों के विकास में महादेव गोविंद रानडे और नीचे लाला लाजपत राय से रिलेटेड दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। करेक्ट पूछा है तो सी है आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों सही हैं। महादेव गोविंद रानडे भारत के औद्योगिकरण के पहले उद्घोषक थे। के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने साबुन का कारखाना खोलकर लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया उस समय। इसके अतिरिक्त लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक की हैसियत से उद्योगों की स्थापना में लोगों की मदद की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, बम्बई में पारसी काबसजी नानाभाई ने सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित किया। ये नाम कई बार सुना होगा आपने। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कलकत्ता में स्थापित किया गया। सबसे पहले लोहा एवं इस्पात उद्योग की स्थापना बम्बई में जे.एन. टाटा द्वारा की गई थी। जे.एन. टाटा किसके पुत्र थे? ये जमशेद जी टाटा के। देखिए लोहा इस्पात कारखाना जमशेदपुर, जमशेद जी टाटा, कुछ नाम याद आया? तो बम्बई नहीं है वो बिहार का जमशेदपुर है। तो इतनी चीज़ें तो आपको सीधे सीधे पता ही होना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, केवल एक और दो ही सही है। सी है इसका आंसर। तो देखिए जमशेद जी टाटा के पुत्र जे.एन. टाटा ने 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना की थी, ना कि बम्बई में। बिहार जमशेदपुर नाम याद, जमशेदपुर का नाम तो याद होना चाहिए। देखिए इसके बाद मैसूर के भद्रावती में और बंगाल में स्टील कंपनियों की स्थापना की गई। शुरू के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। बम्बई में पारसी काबसजी नानाभाई ने सूती वस्त्र उद्योग कारखाना स्थापित किया और भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना कलकत्ता में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर, इसमें ये पूछ लेते हैं कि अस्थाई स्थाई, मतलब पहला तो वो हो गया था ना, चल ही नहीं पाया था, असफलता। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ददनी प्रथा का संबंध किससे है? कूका समुदाय से, संथालों से, अहोम समुदाय, कंपनी के कर्मचारी, जुलाहों से। किससे? कंपनी के कर्मचारी जुलाहों से है। तो देखिए ब्रिटिश भारत में जुलाहों पर अपने दबाव को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए कंपनी ने पेशगी रुपये देने की प्रथा चलाई, जिसे ददनी प्रथा कहते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारी जुलाहों को पेशगी देते थे और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि वह निश्चित दिनांक पर या तारीख पर या डेट पर निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़े दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। डंकन के प्रयत्नों से बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 1833 के चार्टर एक्ट में 2 लाख रुपए भारत में शिक्षा प्रसार हेतु रखे गए। ये तीनों के चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग प्रश्न इनसे बनाया जा सकता है। जैसे कलकत्ते में मदरसे की स्थापना किसने की थी सबसे पहले? तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट हमको, लेकिन ढूंढना गलत है। डंकन के प्रयत्नों से एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? बनारस में की गई। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड कर्जन ने नहीं बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तीसरा वाला स्टेटमेंट। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि 1833 जो कि दूसरा चार्टर था, इसमें 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु रखे गए थे। 2 लाख रुपए नहीं, 1 लाख रुपए। याद करिए। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया। डी है इसका आंसर। गलत ढूंढना है ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु सुनिश्चित किए गए।
देखिए दूसरा चार्टर 1813 है, वो 33 लिखा ना, तो उधर तो गलत है, दोनों ही के दोनों गलत हो गए। ये भी 2 लाख भी गलत है क्योंकि 1 लाख होगा, और ये 1813 का चार्टर है। इससे पहले भी एक चार्टर था 1719 उसकी डेट है, दूसरा ये है, तीसरा है 1833 का, और चौथा है 1853 का। 4 चार्टर हुए। इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी बहुत रेयर केस में पूछ लेते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु रखे गए थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन 1854 के वुड डिस्पैच के संदर्भ में सही है? सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था, और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, और इसमें महिला शिक्षा को समर्थन दिया गया था। क्या ऐसा हुआ था 1854 के वुड डिस्पैच में? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं 1854 के वुड डिस्पैच से संबंधित। सी डी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो वुड डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व और तकनीकी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसके अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम के विषय में यह सुनिश्चित किया गया कि उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम जो माध्यम है वो अंग्रेजी शिक्षा है, परंतु इसमें देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई। अन्य सभी कथन सत्य हैं, मतलब सभी कथन सत्य, अन्य नहीं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वुड डिस्पैच। इसमें स्टेटमेंट एग्जामिनर इस तरह से बना लेते हैं कि इसमें अंग्रेजी को जो है उत्तम माध्यम प्रदान किया गया था, तो वो बात सही है। और दूसरा स्टेटमेंट वो कर देता है एग्जामिनर कि इसमें देसी भाषाओं को हतोत्साहित किया गया था। तो अंग्रेजी को टॉप पर रखा था उसने, मतलब उस समय रखा गया था, लेकिन देसी भाषाओं को भी इसमें प्रोत्साहित किया गया था, हतोत्साहित नहीं किया गया था। तो फिर वह दूसरा स्टेटमेंट यदि इस तरह से बनता है तो वो गलत हो जाता है। 1854 का वुड डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा आयोग सबसे पहले गठित किया गया? कोठारी आयोग, हंटर कमीशन, सैलेंडर आयोग, हार्टोंग समिति। तो सबसे नया तो इसमें कोठारी होगा 1900, लेकिन सबसे पहले की बात हो रही है तो हंटर हो गया ना, 1882 का सबसे पहले इसमें ये बी है इसका आंसर। इसके बाद का सिलेंडर है। तो देखिए सबसे पहले तो वैसे वुड डिस्पैच है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है 1854। और ये शिक्षा के से संबंधित आयोग हैं सारे के सारे, जैसे वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैलेंडर आयोग, हार्टोंग समिति और सार्जेंट योजना, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग। तो 1854 का है वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन है 1882-83, सैलेंडर आयोग 1917-1919, हार्टोंग समिति है 1929 की, और सार्जेंट योजना है 1944, और राधाकृष्णन आयोग है 1948-49, कोठारी आयोग है सबसे नया 1964 का। शिक्षा से संबंधित सारे आयोग हैं। इनको कालानुक्रम सजाने के लिए इसमें कौन कौन सा रख सकता है एग्जामिनर? एक तो वुड डिस्पैच की सन याद रखिए आप, तो टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए, और हंटर कमीशन आपको याद होना चाहिए। ये तो ऐसी चीज़ हैं, इनको डेट के साथ याद रखिए। सैलेंडर आयोग डेट के साथ पता होना चाहिए आपको, सार्जेंट योजना डेट के साथ। इससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है हार्टोंग समिति और कोठारी आयोग 1964 का। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ये इम्पोर्टेंट 10 प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। चलिए, काफ़ी बचा है वैसे हिस्ट्री, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे।